सुल्तान इमशाल को बाहों में उठाए उसे सुनसान हरे भरे जंगल में चल रहे थे। इमशाल जो इस वक्त होश में थी वो अपने साथ उनकी गर्दन पर अपना हाथ उनकी गर्दन पर रखे उनके चेहरे के खदोखाल को देख रही थी। बाहर का मौसम था, हर बर्फानी जगह में बर्फ़ की जगह खूबसूरत जंगली फूलों की चादर हर तरफ फैला हुआ था। उन दोनों को वो नौजवान पास के एक छोटे से क्लिनिक में छोड़कर चला गया था। इमशाल की पट्टी कराने के बाद सुल्तान उसे लिए उन लोगों से बचने के लिए उस जंगल की तरफ आया था। तभी सामने एक फूलों में घिरे छोटे से लकड़ी के घर को देखकर सुल्तान आलम शाह ने अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाए। कपल लैंड। घर के सामने पहुंचकर जब उन दोनों ने बाहर लगे बड़े से बोर्ड पर लिखे नाम को पढ़ा तो हैरत से दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक साथ बोल उठे। इमशाल उनकी नज़रों पर तेज़ी से अपनी आंखें हटाकर बोर्ड के नीचे लिखे रूल्स को पढ़ने लगी तो उसे बोर्ड पर नज़रें जमाते हुए देखकर उन्होंने भी बोर्ड की जानिब देखते हुए उन रूल्स को पढ़ना शुरू कर दिया। ये घर एक इटालियन कपल ने इसलिए बनाया था ताकि वो यहाँ इस सुनसान हरे भरे जंगल में अकेले गुजारें। वो 1 साल तक यहाँ रहे थे और ये घर इस तरह छोड़कर अपने मुल्क चले गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी तरह दुनिया से कटकर कपल के लिए इस घर के दरवाजे खोल दिए थे। मगर बोर्ड पर लिखे उनके रूल्स के मुताबिक यहाँ कपल रह सकते थे, वरना नहीं। कुदरत की जानिब से उन्हें इतना खूबसूरत मौका मिला है, बीवी क्यों ना हम इन कपल के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। सुल्तान जब रूल्स पढ़े तो उन्होंने शरीर नज़रों से इमशाल की जानिब देखते हुए कहा, सुल्तान आप भी ना, इस वक्त हम मुसीबत में हैं। मेरी पुष्ट पर चाकू लगने की वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको अपनी रोमांस की पड़ी है। इमशाल ने घूरते हुए उनकी जानिब देखते हुए कहा, अरे मुझे रोमांस की नहीं पड़ी बेगम, वो तो इस बोर्ड पर रूल्स वाली लाइन में सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है नो फाइट ओनली रोमांस। अगर हम सिर्फ फाइट करेंगे तो हमें वो अंदर बैठा कुत्ता बाहर निकाल देगा। सुल्तान आलम शाह ने इमशाल के रुखसार को अपने लबों से छूकर सामने अंदर घर के खूबसूरत फूलों से सजे सहन में खड़े सियाह कुत्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये देखो जाना, इस बोर्ड पर इस कुत्ते के बारे में भी रूल्स में लिखा हुआ है। ये इन लोगों का कुत्ता है जो इन्होंने यहाँ कपल पर नज़र रखने के लिए छोड़ा है। सुल्तान ने बोर्ड की जानिब इमशाल को मुतवज्जा कराते हुए कहा, क्योंकि अगर किसी कपल के दरमियान फ़ाइट हुआ तो ये कुत्ता उन कपल को बाहर का रास्ता दिखा देगा। देखो डार्लिंग, तुम्हारे घूरने पर वो हमें कैसे घूर रहा है। सुल्तान ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया जहाँ वो कुत्ता खड़ा उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था। कुत्ता उनकी जानिब देख रहा था। उनको अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो खूनख्वार नज़रों से उन्हें देखने लगा। सुल्तान, वो हमें ही घूर रहा है, प्लीज़ चलें, यहाँ से चलते हैं वरना ये हमें काट लेगा। इमशाल सामने सहन पर इतना बड़ा कुत्ता देखकर डर के मारे सुल्तान के चौड़े सीने में चिपक कर लग कर उनसे बोली, मैं अभी इसका सामान सामने एक काम करूँगा तो मजाल है ये है हमें काटे जाना। सुल्तान ने इमशाल के लिए अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसा काम सुल्तान। इमशाल ने हैरानगी से उनकी जानिब देखते सुल्तान आलम शाह उसकी बात के जवाब दिए बगैर उसके लबों पर झुका। अचानक इस अमल पर इमशाल की आंखें बड़ी हो गईं। वो कुत्ता सुल्तान की इस हरकत पर सहन से बाहर निकला। कुत्ते के बाहर निकलने के बावजूद भी सुल्तान ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। वो उसे अपनी बाहों में लिए सामने रखी लकड़ी से बने सोफे पर ले जाकर उसे लिटाकर उससे दोनों हाथ पकड़कर पीछे रखे कुशन में धंसा कर अपने लमस उसकी गर्दन पर छोड़ने लगे। आह! सुल्तान इमशाल उनकी गुस्ताखियों पर उनकी तंग गिरफ्त में बुरी तरह से कसमसाने लगी। उसके मचलने पर सुल्तान ने उसकी नाजुक कमर को सख्ती से पकड़ा तो उनकी सख्ती से पकड़ने पर इमशाल के मुंह से एक सिसकारी निकली। रुक जाएं प्लीज़ सुल्तान, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें ना मुझे। इमशाल उनके चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथ रखकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, डार्लिंग, अगर मैं रुक गया ना तो ये जल्लाद यहाँ आकर हमें अंधेरे जंगल में कुत्तों की तरह भगाएगा। सुल्तान थोड़ा सा ऊपर होकर सोफे के ऊपर जगमगाते झूमर की रोशनी की वजह से रोशन इमशाल के चेहरे को देखते हुए उसके सुर्ख लगों पर उंगली फेरते हुए गंभीर लहजे में बोला, लेकिन मेरी कमर। इमशाल ने दर्द से तड़प कर कहा, बहते खून, बहुत खून बह रहा है जान, तुम रुको, मैं अभी मेडिकल बॉक्स ढूंढ कर आता हूँ। सुल्तान तड़प कर उसकी तड़पती आवाज़ पर सुल्तान आलम शाह उसके ऊपर से हटे और परेशानी से उसे उठाकर उसकी पुश्त को अपनी तरफ करके उसकी फ़्रॉक पर लगे खून को देखकर उसकी फ़्रॉक की जिप खोलकर शोल्डर की जानिब से उसकी फ़्रॉक को नीचे की तरफ सरकाने लगे। इमशाल जो दर्द की वजह से अपनी आंखें मूंदे अपने लब को दांतों के तले दबाए हुए थी, उनकी इस हरकत पर शर्मो हया से अपने दांत लबों से गाड़ गई, जिसकी वजह से उसके लबों से खून बहने लगा। सुल्तान का रुख उसकी पुश्त की जानिब था, इसी वजह से वो उसके
गुलजार लबों से सख्त निकलते खून से अनजान सामने उसकी गोरी कमर पर बहते खून को देखते फिक्रमंदी से बोलकर अपनी जगह से उठे और परेशानी से उस छोटे से घर में मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगे। छोटे से किचन में उन्हें एक छोटा सा बॉक्स मिला तो उसे लिए वापस सोफे की जाने बढ़े और सामने टेबल पर बॉक्स को रखकर इमशाल की पीठ के बल लिटाकर बॉक्स के अंदर से एक रुई निकालकर उसकी मदद से उसकी कमर पर लगा खून साफ करने लगे। इमशाल उनकी उंगलियों का लमस अपनी कमर पर सिरकते हुए महसूस करके अपना हाथ आगे बढ़ाकर सामने रखे कुशन को पकड़कर सख्ती से उस कुशन को जकड़कर अपनी ऊपरी लब सख्ती से निचले लब में दबाकर बुरी तरह से कांपने लगी। चलो जानब अंदर रूम में चलकर अपना अधूरा काम करते हैं। उसके लरसते वजूद को देखकर उन्हें इस एक शरारा सूझी तो उस पर झुककर उसकी गोरी पुश्त पर अपना एक हाथ रखकर उसकी गर्दन के नीचे कमर की तरफ ले जाते हुए उसके नरम मुलायम पुश्त पर बेबाकी से फिरते हुए वो उसकी कान की लौ को अपने दांतों में धंसाकर अपने गर्म सांसों को उसकी नाजुक गर्दन पर छोड़कर अपना दूसरा हाथ उसकी पेट पर रखकर उसके पेट पर प्यार से हाथ फेरते हुए बेबाक अंदाज में बोले, सुल्तान प्लीज़ अभी मुझे वक्त चाहिए, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ अभी नहीं। इमशाल जो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद की थी उनके मजबूत हाथों का लमस अपने नाजुक सिरापे पर तैरते हुए महसूस करके लरसती हुई बोली, ओके जाना, अभी तुम्हारे मना करने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे अपना आप सौंपा ना तो उस दिन तुम मेरे पागलपन और शिद्दतों से समझ जाओगी कि मेरे दिल के तुम्हारे लिए कितना जुनून है। सुल्तान आलम शाह ने उसके कांपते वजूद को अपनी मजबूत आगोश में लेकर और उसे किसी नाजुक कली की तरह अपने से लगाकर जुनूनियत से बोले। इमशाल उनके सीने से लगाने पर अपनी आंखें मूंद कर उनकी बातें सुनने लगी। सुल्तान आलम शाह जो उसे बाहों में भर के सोफे पे लेटे उसे अपने ऊपर किए उससे अपने एहसास के बारे में बता रहे थे। तभी इमशाल की सांसों को भारी महसूस करके उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुकाकर उसे देखा जो उसकी बाहों में गहरी नींद सोती किसी खरगोश की तरह लग रही थी। उन्होंने उसके मासूम चेहरे को प्यार से तकते हुए उसकी पेशानी पर झुककर अपना मोहब्बत भरा लमस छोड़ा और फिर उसे अपनी बाहों में घुसकर अपनी आंखें मूंद गए। SHO साहब, मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, क्या आप इस वक्त फ्री हैं? राकिम स्टेशन के गेट से बाहर निकला तभी पीछे से एक लेडी ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा। साहिर जो सुबह राकिम के हाथों अपनी बनी दुर्गत की वजह से अभी तक गुस्से से जल रहा था, स्टेशन के गेट के बाहर उस सरफिरे के साथ अपने डिपार्टमेंट के लेडी ऑफिसर को देखकर उसे अपना इंतकाम लेने का सुनहरा मौका मिला। वो सबकी टेबल पर गुलदस्ते के अंदर सजे पिंक रोज़ को, जो कि एक कांस्टेबल हमेशा सबकी टेबल पर रखता था, निकालकर उन पिंक रोज़ को लिए चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजा के ऊपर टेरेस की जाने बढ़ा। जी, राकिब ने बात करने के लिए अपने लब जैसे ही खोले तभी ऊपर से पिंक रोज़ की पंखड़ियां उन दोनों पर गिरने लगी। लेडी ऑफिसर जो राकिब की डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से पहले ही दीवानी हो गई थी, अचानक से अपने ऊपर पिंक रोज़ गिरते हुए देख लबों पर मुस्कुराहट सजाकर राकिब की जानिब शर्माकर देखने लगी। दूसरी तरफ साहिर जो टेरेस पर बैठा एक एक फूल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, इस लेडी ऑफिसर को शर्माते हुए देखकर शरीर मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के राकिब रहीम शाह की जानिब देखने लगा, जिसका चेहरा शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहा था। साहिर अब फूल फेंकना छोड़कर उसकी सारी एक्शन देखने लगा। ऊपर से फूल गिरने बंद हो गए तो राकिब सुकून का सांस लेकर अपनी बात कहने के लिए लब खोलने लगा तो साहिर उसे फिर से बात करने के लिए लब खोलते हुए देखकर दूसरा फूल उठाकर उस तरह पत्तियां तोड़कर उस पर गिराने लगा। राकिब की जब नज़रें ऊपर बैठे साहिर पर पड़ी तो वो शदीद गुस्से में अपनी मुट्ठियां घुसकर लंबे लंबे कदम लेकर वापस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। गुस्से से टेरेस की जाने बढ़ा। सॉरी, दरअसल ये फूल सड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर इन्हें हवा में उड़ा दूं, लेकिन ये ऊपर उड़ने के बजाय तुम्हारे और लेडी ऑफिसर के ऊपर गिर गए। साहिर जो उस सरफिरे डेविल को नज़रों से आने वाले वजह से ऊपर हड़बड़ाकर छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था, सामने से आते हुए देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें ऐसे बोल्ड आइडियाज़ सोचने का, तुम्हें कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। राकिब रहीम शाह ने सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा। क्या मतलब? साहिर ने हकलाते हुए कहा। ज़्यादा बात मेरे सामने मत करो क्योंकि मुझे बोलने वाले लोग से भी चिढ़ है। तुम यहाँ जितने कोठे हैं उन पर जाकर उस RR के आदमियों पर नज़र रखोगे, उंगली उठाकर घूरते हुए वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना ड्रग्स स्मगल करते हैं, सबके मुताल्लिक पता करके मुझे रोज़ वापस आकर अपडेट दोगे, समझे? अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब टिक टिक 1 टिक टिक 2। राकिब रहीम शाह ने अपने सियाह रिस्ट्रोज पर उंगली रखकर आखिर में बोला तो उसकी बात पर साहिर चेहरे पर संजीदगी सजा के वहाँ से भाग निकला क्योंकि वह अब उस सरफिरे के हाथों अपनी हड्डी नहीं तोड़वाना चाहता था।
भाई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, ये देखो मेरे शौहर का एक हाथ कटा हुआ है, बहुत दिनों से भूखी हूँ, मेरा शौहर भूखा है और मेरी बेटी भी भूखी है। पाकीज़ा राजपूत सामने एक लंबे तड़ंगे फ़कीर देखकर चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजा के नीचे गिरे एक कोयले से अपने खूबसूरत चेहरा सिया करती अपनी मुलाजमा को बड़ा सा दुपट्टा लेकर और उसकी बेटी को उससे लेकर उसके पास गई और उसके साथ खड़ी होकर हाथ सामने खड़े सूटेड बूट पहने शख्स के सामने फैलाती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ, इस वक्त यहाँ खतरा है। बेवकूफ़ लड़की, ये तुम्हारा बड़ा सा राजपूत मेंशन नहीं है, ये एक मसरूफ़ शाहरा है। वो इस वक्त एक फ़कीर के भेस में अपने मिशन के लिए इसी वक्त एक मसरूफ़ शाहरा पर दूसरे गिरोह का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो इस बम को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, लुटेरे जी, वैसे मानना पड़ेगा बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है आप मैं अपनी शादी पर मेकअप आपसे ही करवाने के लिए आपको बुलवाऊंगी। आप आएंगे मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने? पाकीज़ा राजपूत शरीर नज़रों से उसके मेकअप पे चेहरे को महारत से सिया रंग में और एक हाथ पर शानदार तरीके से जलने का निशान बनाए हुए और दूसरे हाथ को गायब देखकर सताइशी नज़रों से देखती हुई बोली, शट अप, चली जाओ वरना। उसने शदीद गुस्से से उसके कोयले से रंगे सफ़ेद चेहरे को देखते हुए अपना हाथ नीचे रखे बोरी के अंदर डालते हुए कहा, नहीं नहीं लुटेरे जी, मुझे मत मारिए, अगर आप ये करेंगे तो मुझे मारेंगे तो हमारी बच्ची का क्या होगा? है ये कितनी छोटी और मासूम सी है। पाकीज़ा उसे बोरी के अंदर हाथ डालते हुए देखती है। अचानक से उसकी बोरी के अंदर कुछ ढूंढते हाथों को पकड़ते हुए कही, हमारी बच्ची मायफूट, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मेरे गुरु ने तुम्हें कॉलेज से उठाया था, तो आज तुम जैसी मुसीबत से निजात मिल जाता। उसने चिढ़ते हुए कहा, लुटेरे जी, आप मुझे नहीं मारेंगे, आप में हिम्मत नहीं, आप पिस्तौल ज़रूर पकड़ेंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। आपको पता है क्यों? पाकीज़ा राजपूत का नॉवल हीरोइन वाला रूह जाग उठी और अपनी मुलाजमा के हल्के सस्ते दुपट्टे को अपने लबों में दबाकर शरीर लहजे में बोली, छी छी हिक, लेकिन ये क्या? मुलाजमा का दुपट्टा मुंह में जाती उसे इतनी अपनी सितवा नाक से अजीब तरह की स्मेल और मुंह के अंदर एक ख़राब किस्म का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। तो वो मुंह टेढ़ा करके झटके से अपने मुंह से दुपट्टा निकाल कर बोली, क्या हुआ मेरी फ़कीरनी, अपनी मुलाजमा का दुपट्टा खाकर कैसा लगा तुम्हें? वो उसके मुंह को टेढ़ा और अब मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हुए देखकर शरीर लहजे में बोला, बहुत बुरा, छी छी मेरी फ़कीरनी जी, पाकीज़ा राजपूत ने मुंह बनाते हुए कहा। वो इससे शरारत के चक्कर में मुलाजमा के कपड़े पहन कर आई थी। अब वो मुलाजमा के दुपट्टे में लहसुन अदरक पता नहीं किस चीज़ की बू सूंघ कर अपने मुंह बना रही थी। ज़हरा बतूल की आंख सारी रात नहीं लगी थी क्योंकि वो ज़ैरून राजपूत को अपने पास मौजूदगी की वजह से सो नहीं सकी थी, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी थकन की वजह से सुबह 7 बजे आंख लग गई। वो बुक्स रैक से टेक लगाकर आंखें मूंद कर सोई थी। ज़ैरून जो सामने टेबल पर ज़हरा बतूल से पुश किए बैठा था खामोशी से मुड़ा तो उसे सोते पाकर मुस्कराया। तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने वाला ज़ैरून राजपूत का जिगरी दोस्त अरसलान खान था। ज़हरा बतूल को उसने अकेले समझकर बंद किया था। उसने ये ज़ैरून राजपूत को खुश करने के लिए किया था। प्रिंस, तुम यहाँ? अरसलान ने ज़ैरून को टेबल पर अपने दोनों हाथ घुटनों से लपेट कर उसने सामने बुक्स रैक की जानिब देखते पाया तो आगे उसकी नज़र जाने बढ़कर उसका नाम ज़ोर से लेते हुए कहा, ज़ैरून राजपूत, जो ज़हरा बतूल के हाल नूर के हाले में मुक़ीद पाक वजूद में खोया हुआ था, अपने जिगरी दोस्त अरसलान की आवाज़ पर गुस्से से लाल हो गया। खामोश मेरी हिजाबन, अभी सोई है, अगर तुम्हारी आवाज़ से वो डर के बायस से उठ गई ना तो मैं तुम्हारी खबर यहीं बना दूंगा। वो टेबल पर जंप मारकर नीचे उतरते हुए अरसलान के पास जाकर शदीद गुस्से से उसका कॉलर को दुरुस्त करते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रखकर हल्के से उसके सीने पर थपकी देते हुए सर्द लहजे में बोला, हाँ मेरी हिजाबन। सुल्तान अरसलान उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए एक आंख विंक करता, खैर तो है ना प्रिंस, ये लड़की तुम्हारी कब से हुई जो तुम उसे मेरी कह रहे हो? शरीर नज़रों से ज़ैरून राजपूत की जानिब देखते अरसलान ने कहा। शट अप। ज़ैरून राजपूत, जो रवानी में ज़हरा बतूल को अपनी कह गया था, अपनी झह मिटाने के लिए गुस्से से अरसलान की जानिब देखने लगा। ये जो तुमने अभी बकवास की है ना, ये बकवास बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर तुम्हारी इस बकवास की वजह से हिजाबन को कुछ हुआ ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे जिस्म से सारा खून निचोड़ कर स्टेफनी के आगे डाल दूंगा। स्टेफनी उसके कुत्ते का नाम था जो उसी की तरह खतरनाक था। ना पापा ना, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। तुम अपनी चीज़ों को खोने से इतना ज़्यादा वाइल्ड होकर हंगामा खड़ा करते हो। अरसलान स्टेफनी का नाम सुनकर डर से बुरी तरह से कांपने लगा। तो उस अपने किसी ख़ास के लिए तो तुम दीवाने हो जाओगे। ये दीवाने, और इस दीवाने के हाथों में अपनी सांस की डोर को नहीं काटना चाहता। अरसलान ने उसकी सुर्ख अंगारा बनी आंखों को देखते हुए कहा, ज़्यादा बकवास मत करो, यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। अगर तुम्हारी नज़रें गलती से भी उस पाक लड़की के चेहरे पर चली गई ना तो मैं तुम्हारे जिस्म के किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ूंगा। ज़हरा बतूल के पाक वजूद पर अरसलान की नज़रें नहीं थी। इस वक्त पता नहीं क्यों ज़ैरून राजपूत पसंद हो रहा था। अरसलान की मौजूदगी उसे पागल कर रही थी। सब कुछ काट कर स्टेफनी के आगे डाल दूंगा, मैं गिनूंगा भी नहीं और अपना कहा सच कर दूंगा।
इससे पहले कि मैं अपना कहा सच कर दूं, तुम अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ, वरना मैं खावर से कहकर स्टेफनी को यहाँ लाने का कहूँगा। जैनून राजपूत ने उसे ढीठों की तरह वहीं जम गई देखकर गुस्से से खून खोल उठा। तुम अच्छे से जानते हो स्टेफनी से ज़्यादा मेरा गार्ड खावर वफादारी निभाता है, कहीं ऐसा ना हो वो स्टेफनी का काम अकेले कर ले। वो अरसलान के कंधे पे हाथ रखकर उसका कंधा नीचे झुकाकर दबाव डालकर जोर देते हुए बोला, जालिम इंसान, तुम ना ही खावर को बुलाओ ना ही स्टेफनी को। अरसलान ने उसकी सुर्ख रंग बदलती आंखों को देखा। मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो, और मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं अपने डेविल की मोहब्बत पर नज़र रखूं। अरसलान लरसते हुए कहकर तेजी से पीछे मुड़ा, दरवाजे की जानिब ऐसे भागा जैसे जैनून राजपूत से सच में यही दफा ना देगा। और ये सच भी था, क्योंकि जैनून राजपूत का दिल उस वक्त सिर्फ जहरा बतूल पर किसी और मर्द की नज़र पड़ने के ख्याल से ही जल रहा था। अगर उसे गलती से भी अरसलान की नज़रें जहरा बतूल पर पड़ जाती तो डेविल अपने गुस्से में बहकर उसे यहीं दफन कर देता। अरसलान के माथे जाते ही जैनून राजपूत एक बार फिर जहरा बतूल की जानिब देखने लगा, जो सड़ता पैर खुद को पर्दे में छुपाकर उसके पत्थर दिल को मोम कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? हिजाबन मत करो ऐसा, वरना बहुत पछताओगी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर उसे अपनी नज़रों के सामने लेते हुए बोला, मुझे बदल कर तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं बहुत ज़्यादा जुनूनी हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए बदल गया ना तो मेरा जुनून तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पाक और नेक दिल लड़की की जानिब देखते हुए उसने आंखें जुनूनियत से चमकने लगी। और मेरा जुनून इश्क से ज़्यादा जानलेवा है। लबों पर कातलाना मुस्कुराहट सजाते हुए जुनूनियत की इंतहा की वजह से अपनी आंखों के किनारे से बहती नमी को साफ करते हुए भारी गंभीर आवाज़ में बोलते हुए वो इस पाकीज़ा लड़की को अपनी आंखों में बसाकर नज़रें उस पर से हटाकर दरवाजे की जानिब बढ़कर वहाँ से बाहर निकला। अपनी हरकतें सुधारो बेबी, शट टू डू 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 डू। 1000 के बदले एक मोटी ब्याह लाओ, वरना बिक के हाथों मार खाओ। बेबी शार्क डू 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 डू। हज़ारों के बदले एक मोटी ब्याह लाओ बेबी शार्क, वरना सिंगल होकर मर जाओ। बेबी शार्क रगड़ रगड़ के धो घर को। बेबी शार्क वरना ताया के हाथों धोते जाओ। बेबी शार्क। सजल शरी लहजे में सलार, शावीर और समीर की जानिब देखते हुए गुनगुना रही थी, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना हमारी हालत पर मोटो? सलार राजपूत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें तो शादी के बाद पता चलेगा बेटा कि सिंगल रहना अच्छा है या मंगल। शाहवीर राजपूत ने जले कटे लहजे में कहा, किसकी शादी की बात हो रही है यहाँ? साहिर, जो उस सरफेरे की वजह से 3 दिन से सभी कोटों के चक्कर लगा रहा था, आज 3 दिन बाद घर आया, इसीलिए उसे घर में क्या हो रहा है इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो सामने रखे सोफे पर बैठते हुए उनसे पूछने लगा, भाई अपनी मोटू की और किसकी? शाहवीर राजपूत ने अपने बड़े भाई की जानिब देखते हुए कहा। साहिर, जो सोफे पर बैठकर सोफे की बैक पर अपना सर रखे अपनी कनपुटियों को सहला रहा था, अपने छोटे भाई की बात पर वो साकित रह गया। वो अपने दिल पर हाथ रख गया, क्योंकि शाहवीर राजपूत के कहे लफ्ज़ों को सुनने के बाद उसका दिल शिद्दत से टुकड़ों में बढ़ गया था। वो अचानक से उठा और सजल की जानिब देखते हुए बोला, सजल, तुम खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाकर मेरे रूम में लेकर आना। अगर किसी मुलाजमा के हाथ भिजवाया तो मैं वो चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारे हाथ की चाय की तलब हो रही है। वो सुर्ख आंखों से सजल की जानिब देखते अपने आप पर काबू करता चला गया, क्योंकि मेरा सर दर्द से फट रहा है। तुम्हारी हाथ की जादू की वजह से शायद ठीक हो जाए, और मैं इस वक्त आराम करने जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन तीनों को घूरते हुए तंबी करता लंबे लंबे डग भरता अपने रूम की जानिब बढ़ा। उसे अचानक से ऊपर की तरफ जाते हुए देखकर तीनों ने सख्त हैरत से एक दूसरे को देखा, जबकि सजल चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। भाई, आपकी चाय। वो जब चाय लेकर उसके रूम की दाखिल हुई तो उसे गज़बनाक तासुरात चेहरे पर सजाए देकर सोफे पर टांग चढ़े बैठे वो देखकर उसकी जानिब बढ़ने लगी। डोंट कॉल मी भाई, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। उसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुनकर मुकाबिला अपनी मुट्ठियाँ किसी और अपनी जगह से उठकर दो अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भाई? मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन। मैं आप सबको अपना भाई मानती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सजल उसकी बात पर डरती हुई कहती, अपने जानिब किसी दीवाने की तरह तख्ते पाकर कदम आगे बढ़ाते हुए देखती डर कर पीछे कदम लेने लगी। बिकॉज डैम इट आई लव यू। उसके करीब पहुंचकर उसके हाथ में चाय का कप लेकर सामने की टेबल पर रखकर झटके से उसकी नाजुक कमर पर पकड़कर अपने बेहद करीब करके गंभीर आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुआ इसका तो मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन इस चीज़ का मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुमसे जुनूनी किस्म की मोहब्बत करता हूँ। वो उसकी नाजुक कमर पर गिरफ्त सख्त करता, एक हाथ से उसके रुखसारों पर शरारत से अपना लमस छोड़ता, उसकी जुल्फ़ों को घूरते हुए हाथों से उन्हें हटाए। मैं तुमसे तुम्हारे वजूद पर बस अपनी मेहर लगाते हुए देखना चाहता हूँ, किसी और की नहीं। फिर जाना वो कौन है जिसके साथ तुम्हें जोड़कर तुम्हें पर उसके नाम की मोहर लगाकर तुम्हें मुझसे दूर करने की साजिश कर रहे हैं घर वाले। उसके इसका यूं खुद से दूर होना अच्छा नहीं लगा तो शायद गुस्से से अपना लाल भभू के चेहरा लिए अपने मजबूत गिरफ्त उसकी नाजुक कमर पर सख्त करता सख्त गीर लहजे में बोला, मेरा हाथ छोड़ें, आप क्या कर रहे हैं?
उसकी सख्त गिरफ्त पर उसकी सुरमई आंखें भीगने लगी। प्रिंसेस मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुमसे मेरी हो कि कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, घर वाले भी नहीं। जिन्होंने तुम्हारा नाम जिसके साथ जोड़ा है, मैं आज उसे ख़त्म कर दूंगा। उसके खुद को छुड़ाने पर वह जुनूनियत से उसकी मुज़ाहमत करते हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में जकड़कर उन दोनों कंधों से पकड़ते। अगर तुम इसे मरते हुए देखना नहीं चाहती हो तो खुद इस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि अगर तुम इनकार करोगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा। वो तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अपनी उंगली उसकी नाजुक कमर पर गाड़ते हुए, और अगर तुमने मेरी इस वार्निंग को हल्के में लिया ना तो मैं क्या करूँगा इसका मुझे भी पता नहीं। पता नहीं है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अपनी जुनूनियत से भरी सुर्ख आंखों से उसे शदीद घूरते हुए उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब करते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, तुम इस शादी से इनकार पर। प्रिंसेस अचानक से उसकी आंखें जुनूनियत के बायस सुर्ख हो गईं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोड़े ना मुझे प्लीज़। अजल की आंखें उस जुनूनी इंसान की सख्त गिरफ्त की वजह से भीग रही थी। वो अपने लबों को हिलाते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोली, तुम ये जिद छोड़ दो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। प्रिंस अपनी आखिरी सांस तक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जल अपने साथ बांध कर रखूँगा, चाहे खुशी से या ज़बरदस्ती से। अगर तुमने दादा के पास जाकर इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना तो मैं अपनी जान ले लूँगा, ऐसी भयानक तरीके से जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। उसे जुनूनियत से जोर से जकड़ते वो अब कहता उसे झटके से छोड़कर गुस्से से रूम से बाहर निकला, जबकि सजल उसके छोड़ने पर पीछे सोफे पर जा गिरी तो उसकी बात पर फूट फूट कर रोने लगी। सुल्तान, ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? इमशाल किचन में एक केक प्लेट में डालकर किचन में बाहर निकली तो उन्हें सामने एक छोटे से लाउंज में सीढ़ी पर चढ़े फानूस और बल्ब को निकालकर उनको कुछ ढूंढते हुए पाकर वो उनसे पूछने लगी, बीवी मैं कैमरा ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में कहा। क्या कैमरा? हाँ। इमशाल केक का छोटा सा पीस मुंह में डालते हुए बोली, हाँ डार्लिंग कैमरा। मुझे इस घर के मालिकों पर अब शक हो रहा है। सुल्तान सीढ़ी से नीचे उतरकर उसके करीब आकर बोली, आपको उन पर शक क्यों हो रहा है? सुल्तान केक का दूसरा पीस उनकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, डार्लिंग तुम जरा इस घर की एक एक छोटी बड़ी चीज़ों को गौर से देखो। सुल्तान ने केक का पीस मुँह में डालते हुए उसे घर की तरफ इशारा करते हुए पूरा घर में कैमरा वगैरह ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो अपनी छानबीन छोड़कर उसकी जानिब बढ़े। क्या तुम्हें इन सब चीज़ों को देख कर इनसिक्योर फील नहीं हो रहा डार्लिंग? उन्होंने आगे झुककर उसके लबों पर लगी क्रीम को उंगली की मदद से हटाते हुए कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ आकर इनसिक्योर फील नहीं हो रहा। इमशाल उनकी नज़दीकी पर सटपटाकर पीछे हुई। आपको क्यों हो रहा है यहाँ इनसिक्योर फील, जबकि मैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा सुकून फील कर रही हूँ। नज़रें नीचे झुकाकर वो हल्की आवाज़ में बोली, तुम बहुत भोली हो बीवी। अगर आगे बढ़कर उन्होंने प्यार से उसके सर पर मारते हुए कहा, इस दुनिया के बुरे लोगों से नावाकिफ़ हो तुम, जान वैसे चलो ये भी अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि बुरे लोगों की असलियत इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती है। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सुल्तान आप इतने डरावने अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं? आज आप इस वक्त एक ऐसा क्या फील कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं? इमशाल उनके खुले गिरेबान से झांकते उनके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उनकी धड़कनों को महसूस करते हुए बोली, डार्लिंग मैं जो फील कर रहा हूँ ना, अगर ये मैंने तुम पर जाहिर कर दिया तो मुझसे दूर हो जाओगी। इमशाल की अपनी बाहों में भींच कर उसे रेशमी बालों पर अपने लब रखते हुए, और ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि तुम्हारी दूरी मुझे पागल बना देगी और मैं कोई अपने पागलपन की वजह से इस पूरी दुनिया में आग न लगा दूँ। इस तरह उसे सीने से लगाया, उसकी उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाकर जुनूनियत से बोले। इमशान उनके लहजे में जुनूनियत महसूस करके बुरी तरह से लर्ज़ उठी। सुल्तान, क्या सच में आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? वो अपनी नज़रें उस पर जमा कर नम आवाज़ में पूछने लगी। हाँ जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। उन्होंने उसकी नम गालों पर फिसलते मोतियों को अपने लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में कहा, आपको मुझसे कम मोहब्बत हुई थी सुल्तान? उनकी लमस अपने लबों के किनारे से महसूस करके वो शर्म से अपनी आंखें मींच कर बोली, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब जाना मुझे तुमसे बेहिसाब मोहब्बत हो गया था। उन्होंने उसके नरम हुस्सार पर अपने लब रखकर खुमार भरे आवाज़ में कहा, पहली बार कब हमारी मुलाकात तब हुई थी जब आप 28 साल के थे और मैं 14 साल की थी, तो उस वक्त आपको कैसे एक 14 साल छोटी सी लड़की से मोहब्बत हुई थी? सुल्तान इमशाल ने मासूमियत से कहकर उनकी जानिब देखा। जाना, हमारी हकीकत में तो मुलाकात उस दिन हुआ था ना जब तुम सुर्ख रंग की साड़ी में मेरे सामने आई थी, तब मुझे एहसास हुआ था। उसकी मासूमियत से आंखें फड़फड़ाने पर वो दीवाने होकर आगे बढ़कर उसकी दोनों आंखों को प्यार से चूमते हुए कहा, जब तुम 14 साल की बच्ची नहीं बल्कि मेरी शरई और कानूनी बीवी थी, मैंने उस वक्त पहली बार अपने दिल में तुम्हारे लिए ज़ोर से धड़कते हुए महसूस किया था। मगर
जाना तुम्हारी मासूमियत की वजह से खुद को बहुत रोका। उसे अपनी मजबूत बाहों में भरकर वो उसे उठाकर सामने बड़ी सी खिड़की की तरफ ले जाते हुए कहा, जाना, क्योंकि जाना तुम उस वक्त मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचती थी जिस तरह आज सोचती हो। मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की क्योंकि मैं अच्छे से जानता था मेरी मोहब्बत तुम्हें किसी दिन ज़रूर पिघला देगी, और वो दिन आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खिड़की के सामने रखी गोलनुमा नरम बिस्तर पर बैठकर उन्होंने पीछे लकड़ी से बने वॉल के बैग से टेक लगाकर उसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह अपने से लगाते हुए कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपका साथ पाकर सुल्तान। इमशाल उनके चेहरे को पकड़ते हुए नरम लहजे में बोली। सुल्ताना आलम शाह, जो उसे बेहद करीब होने की वजह से उसके सुर्ख लबों को हिलते हुए देख रहे थे, उसकी मासूमाना अंदाज पर सरसारी से उसे नीचे बिस्तर पर लटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलने के बाद उन्होंने अपना हाथ शर्ट निकालकर नीचे फेंका। उस पर झुककर उन्हें दोनों हाथों ऊपर गोलनुमा सुर्ख कुशन के अंदर धंसाकर अपनी भारी वजूद के नीचे उसे छुपाकर वो उसके गुलाब लबों को अपनी सख्त लबों की तरस में लेकर सख्त उसकी सांसों में अपनी मोहब्बत की महक घुलने लगे। इमशाल उनकी अचानक से अपने ऊपर झुकने पर खुद को संभाल ना पाई और आंखें फाड़कर उन्हें अपने ऊपर झुके गुस्ताखियां करते हुए देखने लगी। इमशाल खिड़की से आती चांद की रोशनी में उनका वजूद चमकते हुए देखती महबूब ज़दा हो अपने हाथ उनकी पुष्ट पर रखकर उनके लमस को अपनी गर्दन पर फिसलते हुए महसूस करती सुकून से अपनी आंखें मूंद गई। थोड़ी देर बाद जब सुल्तान को उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो उसे सोते हुए देखकर उनके लब खूबसूरती से मुस्कुरा उठे। जितना सोना है तुम्हें डार्लिंग सो जाओ, क्योंकि कल रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। वो उसकी पेशानी को लबों से छूते हुए मायने खेजी से कहकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें मूंद गए।